बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के फिजिक्स के पेपर के लिए इससे पहले प्रिपरेशन की 2-3 वीडियोस में बना चुका हूँ और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 तक जो थे वो मैंने आपको बताए थे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगले जो चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आता है जो दो क्वान्टिटीज़ के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन होता है। तो जो बुक में इम्पोर्टेंट डिफरेंस वाले हैं क्वेश्चंस, ये सबसे पहले आपको ये जल्दी से दिखा भी देता हूँ। ये फ़ाइल आप इससे बेशक ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं ये अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं, बल्कि इस दफ़ा भी आने का बहुत चांस है। अब जिस तरह सबसे पहले देखिए, ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का क्वेश्चन है। ये 23 के पेपर में आई थिंक ये आ चुका है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी वो चैप्टर है जिसको अक्सर हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हम इंपॉर्टेंट ये 2-3 चीज़ें भी कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से हो सकता है और ये याद भी आसानी से हो जाता है। जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये पढ़ा हुआ होता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी। अगेन, जो नेचुरल रेडिएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो खुद से ही रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देते हैं, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी है उसमें आप इंड्यूस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि या कोई न्यूट्रॉन या कोई और स्मॉल पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं टुवर्ड्स अ स्टेबल न्यूक्लियस, और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशन एमिट करनी शुरू कर देता है। यानी वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होता नहीं, आप उसको रेडियो एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके 4-5 डिफरेंसेस हैं। तीन आपने लिखने होते हैं, ये 4-5 आप आसानी से अगेन याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मैग्नेटिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का डिफरेंस, लेकिन फिर भी ये साथ इंक्लूड कर दिया ये वाला भी। नेक्स्ट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में क्या फ़र्क है, डायग्राम भी आप बना सकते हैं आसानी से, डायग्राम भी बन जाएगी और ये डिफरेंसेस भी लिख देंगे। तो डिफरेंसेस के साथ डायग्राम बनाएंगे तो 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक है जी। उसके बाद मोटर और जनरेटर में ये भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, डीसी मोटर में और एसी जनरेटर में, या इवन एसी मोटर भी हो और जनरेटर हो तो उसमें भी डिफरेंस। लेकिन बहरहाल ये डीसी मोटर और जनरेटर का फ़र्क है। ठीक है, तो मोटर किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मोटर को, वो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, यानी वो जो रोटेशन होती है कॉइल की वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। जनरेटर में ऑपोजिट होता है आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट दे रहा होता है। तो इसके भी 4-5 पॉइंट्स देखें आगे। हेडिंग्स ना भी हो, सिर्फ ये पॉइंट्स भी आप जहन में रख लें तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस, थोड़ा सा इमेज की क्वालिटी ख़राब हुई है, लेकिन बहरहाल एमीटर में लो रेजिस्टेंस होती है और वोल्टमीटर में हाई होती है। एमीटर में रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होती है और वोल्टमीटर में सीरीज़ में। ये भी साथ बता सकते हैं, एक करंट मेजर करता है, दूसरा वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है जी। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस वाला, तो नाम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है ही इज एबल टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड कैन नॉट सी फार अवे, तो इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। यानी मायोपिया इज नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। इसके डिफरेंसेस देख लीजिएगा। उसके बाद आगे कंपाउंड और माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिफरेंस, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस हैं उनके लेंसेज की फोकल लेंथ का डिफरेंस होता है एंड दोनों का काम ही ज़रा डिफरेंट होता है। तो डिफरेंसेस इसके भी ज़रूर याद रखने हैं आपने। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट। रेजिस्टर्स का भी, कैपेसिटर्स का भी कल भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने ये टॉपिक करना है पूरी बुक में से, सीरीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर और रेजिस्टर। ये ज़रूर आएगा शॉर्ट, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए, चाहे न्यूमेरिकल आए, ये ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है। डीसी एसी करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसमें वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में। ठीक है, इसके बाद आगे कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर, ये जो ओम्स लॉ वाला टॉपिक है आपका, उसमें ये लिखा हुआ है ओम्स लॉ वाले टॉपिक में कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। या वहाँ ओमिक और नॉन ओमिक लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली फ़र्क ये होता है, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस लो होती है, करंट आसानी से कंडक्ट हो जाता है। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, करंट आसानी से कंडक्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद है जी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों की फोकल लेंथ का आपने साथ बता देना है। इमेज कैसा बनता है, एक में रियल और दूसरे में वर्चुअल बनता है। कन्वेक्स में वर्चुअल और कनकेव में रियल बनता है। लेंस और
मिरर में फ़र्क, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहरहाल साथ इंक्लूड कर दिया है। रजिस्टर वर्सेस कैपेसिटर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगेन इंक्लूड कर दिया है। ये सारी आपने एक नज़र देख लेनी है। जो इंपॉर्टेंट है उनको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जिस तरह मिरर्स का है। हाँ, ये याद रखिएगा कि लेंस में कॉन्केव ये वर्चुअल इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स रियल बनाता है। मिरर में उलट है, मिरर में कॉन्केव मिरर ये रियल इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। डायग्राम भी बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ओमिक, नॉन ओमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ समेत, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए। ठीक है जी। ओमिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और उनमें वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि नॉन ओमिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते और उनमें आई वी का ग्राफ कर्व्ड बनता है। लाउडनेस एंड पिच, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिसमें से ये भी एक शामिल है। लाउडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम लाउड और फेंट साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन यानी मैं अगर ऊंचा बोलना शुरू कर दूं तो ये लाउड आवाज़ हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं की, वैसे ही आवाज़ आपको आ रही है, तो एक ही पिच, वो सेम पिच है। पिच का मतलब ये है कि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को मैं कम ज़्यादा करना शुरू कर दूँ, आवाज़ बारीक हो जाए, आवाज़ भारी हो जाए, ये इसको पिच बोलते हैं। पिच जो है it is independent of the energy received by the ear in unit time, और loudness is dependent on the energy। एनर्जी ज़्यादा होगी तो आवाज़ लाउड आपको सुनाई देगी। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। रैम रोम का डिफरेंस आई थिंक आप लोग ये कंप्यूटर वाले भी और दूसरे भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये भी। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस साउंड वाले चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सिंबल्स, आपको अगर लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक करना है तो एक ही टेबल में ये सारी बातें होंगी। ठीक है, एंड और अच्छा, इसमें नैंड नॉर भी साथ शामिल कर सकते हैं हम, इन्वर्टर और बुफेट, अच्छा इनको भी छोड़ते हैं, एंड और नॉट नैंड ये कर लें, बीच वाले छोड़ते हैं, और नैंड और नॉर तक कर लें, एक्सक्लूसिव आपके कोर्स में नहीं है, एक्स और एक्स नॉर, उसको छोड़ देना। रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। रियल इमेज वो है कि जब लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं टू अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, मिरर से या लेंस से। वर्चुअल इमेज वो है जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, हम उनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करवाते हैं खुद, और एक्चुअली रेज मीट करें तो इमेज बने, लेकिन आप खुद से ज्योमेट्रिकली इनको करवाएं और वो स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस भी ना हो सके तो वो वर्चुअल इमेज होता है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गए या एक आध और होगा। हाँ, डैम्प्ड ऑसिलेशन का वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डैम्प्ड वर्सेस अनडैम्प्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने कल भी बताया था आपको, ये डैम्पिंग वाला टॉपिक आपने ज़रूर देखना है। हाँ, कॉम्बिनेशन हो गया जी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज पैरेलल एक्सप्लेन बाद में करूँगा। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसलिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पॉइंट्स देख लें, ये वाले पॉइंट्स आपने जहन में रखने, लिखने हैं पेपर में। ठीक हो गया, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंस वाले हैं। इसमें से मेरे ख्याल में डिफरेंस वाले 2 क्वेश्चंस आने का चांस है कम से कम आपके पेपर में, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ध्यान से करने हैं, मैं इसको अटैच भी साथ कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर, ये वाले क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं जो असल वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बताने थे, वीडियो थोड़ी सी ये लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ बेयर विद मी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर वैसे चैप्टर नंबर 14 था, तो चैप्टर नंबर 14 में पहला टॉपिक ये इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, डिफरेंस वाले में एक और चीज़ ऐड कर लें, ये है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस क्या होता है। तो कन्वेंशनल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है, जबकि कन्वेंशनल करंट जो होता है ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है। असल में फ्लो तो नेगेटिव चार्जेस ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं, हम ये अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि जब एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसकी जगह पीछे जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, या उसको होल भी बोल सकते हैं। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है जो पीछे रह जाता है एक किस्म का, वो भी फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट। और वैसे हम अपनी आसानी के लिए, कन्वेंशन का मतलब होता है आसानी,
अपनी आसानी के लिए जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल को हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल समझते हैं और नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल समझते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वाला है ये कन्वेंशनल करंट है और असल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इसके ऑपोजिट होता है। ये डिफरेंस भी आप दोनों बातें लिख सकते हैं। ठीक है जी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ये बता दिया अभी आपको, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस में। इसके बाद आगे चलें तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पिछले उसमें चैप्टर में हम कर चुके हैं। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या होता है। देखें समझाता हूँ। अगर ये बैटरी है, ये बैटरी सप्लाई करेगी चार्ज को एनर्जी, ठीक है, चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन, रास्ते में एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब में से गुजर के इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है, तो बल्ब के अंदर होती है रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस में से तब गुजर के जा सकते हैं जब उनके पास एनर्जी होगी। अपनी एनर्जी इस रेजिस्टर को दे देंगे, यानी इस बल्ब को दे देंगे, बल्ब हमें रोशनी दे देगा, लाइट और साथ हीट अप भी हो जाएगा बल्ब। तो वो जो लाइट और हीट वाली एनर्जी है वो कहाँ से आई, वो बैटरी ने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ये इसकी डेफिनेशन है। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। पूरे सर्किट में से, बल्ब की मिसाल दी है, वैसे पूरे सर्किट में से गुजर के वापस आने के लिए जो एनर्जी बैटरी देती है ना, वो क्या होती है, वो होता है ईएमएफ। ठीक, अब यानी इन वायर्स के अक्रॉस भी यहाँ से गुजरते हुए भी एनर्जी चाहिए, यहाँ से गुजरते हुए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, यहाँ से गुजरते हुए एनर्जी ही चाहिए, सारे सर्किट में गुजरते हुए एनर्जी चाहिए। अब अगर बल्ब एक से ज़्यादा हो जाएं या कोई रजिस्टर लगा हो या कुछ भी और डिवाइसेस कनेक्टेड हो, नहीं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये 2 रजिस्टर्स मैंने कनेक्ट कर दिए। अब जो बैटरी ने एनर्जी देनी है वो एनर्जी देनी है पूरे सर्किट में से गुजरने के लिए एनर्जी देनी है, वो ईएमएफ होगी। ठीक है, लेकिन किसी एक कंपोनेंट के क्रॉस, किसी एक रजिस्टर के क्रॉस यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी यहाँ ज़ाया होगी, डिसिपेट होगी, किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वो जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ is the energy supplied by a battery to unit positive charge when it flows through a closed circuit. Potential difference is the energy dissipated across a resistive device in a circuit. EMF is always greater than the potential difference. याद रखिएगा, EMF हमेशा potential difference से ज़्यादा होती है। ये पॉइंट्स में साथ लिख देंगे। ओम्स लॉ, इससे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी एक बात याद रख लें, अगर कोई ओमिक कंडक्टर है तो आई वी ग्राफ उसका कैसा होता है, आई वर्सेस वी ग्राफ, आई को हमने इधर रखा हुआ है, वी को हमने इधर रखा हुआ है, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आसान सी बात है, ये समझ आती है बात हमें। लेकिन इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें, जब हम ये लिखते हैं कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है आई, अच्छा v प्रोपोर्शनल टू आई लिखेंगे या i प्रोपोर्शनल टू v लिखेंगे, तो याद रखें v प्रोपोर्शनल टू i ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो डिपेंड कर रहा है वो करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, तो करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह लिखना है i प्रोपोर्शनल टू v। लेकिन जब हम इक्वेशन बनाते हैं वो तो v इक्वल्स टू आई आर बनती है, तो i की जगह सॉरी प्रोपोर्शनलिटी की जगह जब इक्वालिटी का साइन होता है तो कांस्टेंट जो हमने लिखना है यहाँ r नहीं लिखना है, 1/r लिखना है, 1/r इंटू वी। अब आप इसको जब इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है, जब i और v का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये 1/r का क्या मतलब है, जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो 1/r के बराबर है। इस ग्राफ में से आप निकाल लें अगर स्लोप, तो वो किसके इक्वल है, 1/r के बराबर है। यानी अगर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है तो स्लोप का इन्वर्स कर लें, 1/स्लोप कर लें। ठीक है, इस ग्राफ में से अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो। और ये क्यों बताया, इसलिए बताया, देखें यहाँ ये स्लोप कम हो रही है, यहाँ स्लोप की वैल्यू कम हो रही है और यहाँ स्लोप की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और बल्ब के अक्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, इसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होती है। ये बातें याद रखें। और ये तीनों नॉन ओमिक हैं। नॉन ओमिक में किसी एक की मिसाल दे देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली उसने कहा थर्मिस्टर की मिसाल, तो थर्मिस्टर में थर्मिस्टर का ग्राफ बनाना है, बल्ब में बल्ब का ग्राफ बनाना है, उलट नहीं बना देना। ठीक है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखें, ये थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया है, उसके डायमीटर को हाफ कर दिया है, अब उसकी रेजिस्टेंस बताएं क्या है। तो देखें, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। और एरिया होता है
किसी क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी ओवर 2 स्क्वायर होता है। तो अगर आप रेडियस को कम करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एरिया को जैसे ही कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये मतलब है। लेकिन लेंथ को ज़्यादा करने से बहरहाल रेजिस्टेंस ने ज़्यादा होना है। अब इसको मैं इकट्ठा करके लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वालिटी और साथ कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको भी डिफाइन करना आपको आना चाहिए, आगे आएगा, देखें इसकी डेफिनेशन भी है आगे। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये क्या होती है, किसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस व्हेन यू हैव 1 मीटर स्क्वायर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ दैट सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे डिफाइन उसको नहीं किया हुआ। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शोज द नेचर ऑफ मटेरियल कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक अलग होती है, हर मटेरियल के लिए। कॉपर के लिए कुछ और है, टंगस्टन के लिए कुछ और है, आयरन के लिए कुछ और है, ठीक है। यहाँ बताने का मकसद ये है इसको डिफाइन करना और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना क्या है। और अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। अगर एरिया को, अच्छा ये भी याद रखें, अगर डायमीटर को हाफ कर देंगे, डायमीटर ऑफ अ वायर इज हाफ्ड तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डायमीटर ऑफ अ वायर इज हाफ्ड, एक वायर का डायमीटर हमने आधा कर दिया है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। आई वांट टू सी कि आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। डायमीटर ऑफ अ वायर इज हाफ्ड, हाउ इज़ द रेजिस्टेंस अफेक्टेड, इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे कॉमेंट्स में, फिर मैं सही आंसर बाद में बताऊँगा, ठीक है। आगे चलें। लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, ये मैंने बता दिया। डायमीटर हाफ तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपने मुझे बताना है। ये कॉम्बिनेशन पहले ही बता चुका हूँ कैपेसिटर्स में। इसमें भी याद रख लें कि सीरीज़ में, यहाँ पे शॉर्टकट में 2 बातें लिख देता हूँ। सीरीज़ के अंदर आई इज़ सेम, आई क्या होता है करंट, वी इज़ डिफरेंट, वी क्या होता है चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। बैटरी ने यहाँ से दिया 12 वोल्ट, 3 बल्ब लगे हुए हैं, तो 3 में से इधर तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस बराबर है बिल्कुल तो फिर तो चलो तीनों के अक्रॉस बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट हुए तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, एक के अक्रॉस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3। इसलिए आपने यहाँ V की इक्वेशन बनाई और फिर उसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनाई है। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल ज़रूर करते हैं, ठीक है जी। सीरीज़ का भी और पैरेलल का भी, दोनों के न्यूमेरिकल ज़रूर करने हैं। इस चैप्टर पर थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के एक्सप्लेन भी चीज़ें आपको कर दी। ये मैंने पहले ही बता दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली शॉर्ट बट लॉन्ग में भी। ये डेरिवेशन कि एनर्जी जब एक चार्ज मूव करके जाएगा किसी बल्ब के अक्रॉस, किसी रेजिस्टिव डिवाइस के अक्रॉस, तो कितनी एनर्जी देगा, वो एनर्जी देगा Q इंटू वी के बराबर। फिर उसके बाद आपने Q को लिखना है IT, अगले स्टेप में Q की जगह IT लिख देना है, और तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, IT इंटू वी, ये इतनी एनर्जी डिसिपेशन होगी। और इसमें फिर V इक्वल्स टू आई आर लगा दें तो आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा, या आई इक्वल्स टू वी ओवर आर लगा दें तो वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी बन जाएगा। लेकिन आपने यहाँ तक याद रख लें इसको, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। तो जूल्स लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। यानी 3 चीज़ों का प्रोडक्ट है, तीनों के नाम अलग अलग लिखती हैं बस, और कुछ भी नहीं। और फिर इसके बाद आगे है किलो वाट आवर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, वही जो एनर्जी पीछे निकाली है ना उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो टाइम वाला काम खत्म हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू आई इंटू वी, ये पावर बन जाएगी। या P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये भी पावर का फार्मूला है। या P इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये भी पावर का फार्मूला है। कैसे आया, इस I की वैल्यू पुट कर दें V ओवर आर, या इस V की वैल्यू पुट कर दें आई आर, तो ये दोनों इक्वेशंस बन जाती हैं। लेकिन आगे जो बताना चाहता हूँ वो है किलो वाट आर। ये डेरिवेशन ये लाजमी करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये काफ़ी है इस चैप्टर के अंदर। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, आई थिंक काफ़ी हो जाएगा। हाँ, इसका मैंने डिफरेंस बता दिया था। गैल्वानोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, गैल्वानोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय कनेक्टिंग अ सूटेबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और वोल्ट मीटर जो है वो गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। और एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। डायग्राम में ज़रा देखें, एमीटर लगा हुआ है सीरीज़ में, वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल में। रीज़न अगेन आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। एमीटर को सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, इसकी रीज़न आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। वाई एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड वाई वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर के लिए ये सवाल पैरेलल में करते हैं, ठीक है।
कोशिश करें इसका जवाब मुझे देने की। चलें जी, AC/DC का डिफरेंस वो डिफरेंसेस वाले मैं बता चुका हूँ। आगे चलें अगले चैप्टर की तरफ अब। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये 2-3 लॉज हैं। पहला लॉ ये राइट हैंड रूल है। जब एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा हो, एक स्ट्रेट वायर में से, तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? ये राइट हैंड रूल है जिसके ज़रिए हम वो डायरेक्शन बताते हैं। तो राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं? करंट की तरफ अपना थंब रखते हैं। तो अभी करंट अपवर्ड्स है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट अपवर्ड्स है। फिंगर्स को कर्ल करें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इसके ऊपर हम राइट हैंड रूल अप्लाई भी कर सकते हैं। और कोई भी हमें सिचुएशन गिवन हो, दो सिचुएशन के मुताबिक हम रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद ये वायर ऐसे होने के बजाय एक इस तरह का सेमी सर्कुलर लूप बना रही हो, तो वहाँ भी राइट हैंड रूल ही लगता है। दोनों राइट हैंड ही हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ध्यान करें, यहाँ करंट की तरफ थंब है और इस एंड पे, लेफ्ट वाले एंड पे फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जब ये मैं हाथ दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, करंट नीचे ही जा रहा है। अब इस एंड पे फील्ड क्लॉकवाइज होगी, तो दो एंड्स जो हैं ये बनेंगे लूप के दो एंड्स, इन पे फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ये ध्यान रखना है। और इनसे इंपॉर्टेंट ये रूल है, ये है एक कॉइल ऑफ वायर, यानी वायर को कॉइल कर दिया गया, टर्न्स दे दिए गए। इसमें आपने राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल करना है, लेकिन ये राइट हैंड रूल डिफरेंट है। पीछे वाले राइट हैंड रूल में क्या कहा था? थंब की तरफ आपने करंट को पॉइंट करना है, यहाँ थंब की तरफ करंट को पॉइंट नहीं करना। इस राइट हैंड रूल में आपने करंट की तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है। राइट हैंड रूल देखें, लगा के देखते हैं, ये राइट हैंड रूल है। आप देखें करंट की तरफ अप्लाई किया हुआ है मैंने फिंगर्स को, यानी सिमुलेशन ने फिंगर्स को अप्लाई किया हुआ है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फिंगर्स को कर्ल किया, तो थंब क्या बता रहा है? थंब बता रहा है नॉर्थ पोल। इसका मतलब है इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है जैसे एक बार मैग्नेट की होती है, यानी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, बिल्कुल ऐसी जैसे बार मैग्नेट की होती है। तो इसका ये राइट हैंड वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो दूसरी साइड है वो ज़रा साउथ पोल होगी। और अगर इसमें मैं रिवर्स कर दूँ कॉइल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, किसी एक चीज़ को मैं रिवर्स कर दूँ, देखें अगर मैं ये करंट की डायरेक्शन भी बता रहा है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को देखें रिवर्स कर देता हूँ, रूल ही चेंज हो गया। अब अगेन फिंगर्स को कहाँ रखा हुआ है? करंट की तरफ, तो करंट के एरोस की तरफ फिंगर्स मेरी सिमुलेशन की हुई है कल। तो थंब अब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? अगेन नॉर्थ, अब नॉर्थ दूसरी तरफ हो गया, ठीक है। तो इसको लिखना भी ऐसे ही है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये दो लॉज इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ आपने क्या समझना है, यहाँ वही करंट कैरिंग कंडक्टर ही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ना, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपने क्या किया? उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक और मैग्नेट के अंदर रख दिया 90 डिग्री के ऊपर, ये 90 डिग्री के ऊपर इसमें से मूव कर रहा है। तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी, एक इस मैग्नेट की नॉर्थ साउथ जिसके ऊपर लिखा हुआ है, एक जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो फील्ड्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। तो ये कंडक्टर जो है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अब वो जो फोर्स है हम बताते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल बुक में लिखा हुआ है, वो अप्लाई करते हैं, वो ठीक है, वो रूल लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उस रूल को, ये जो NBF की बुक में है या मैं यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ वो राइट हैंड से बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इस कंडक्टर पे जो लगेगी वो बताई जा सकती है लेफ्ट हैंड रूल से भी, और अभी जो बताने लगा हूँ राइट हैंड रूल, इससे भी बताई जा सकती है। थोड़ा सा डिफरेंट है। इस राइट हैंड रूल में आपने क्या करना है? आपने अपने हाथ को ऐसे फैलाना है जैसे ये इस फिगर में है कि आपकी चारों जो फिंगर्स है ना वो पॉइंट कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए फिंगर्स की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और करंट देख लें पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, आपका थंब करंट की तरफ होना चाहिए। तो आपका थंब किस तरफ है? अभी करंट की तरफ है, ये देख लें सामने। अब फोर्स किस तरफ लगेगी? ये जो हथेली यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इस हथेली इस पाम के ऊपर 90 डिग्री पे, इस पाम के ऊपर 90 डिग्री कहाँ पे लगेगी? देखिए इस तरफ को लगेगी, ठीक। राइट हैंड रूल है ये, लेकिन इट इज़ इक्विवेलेंट टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं और फोर्स की डायरेक्शन जो वहाँ आती है इसमें भी वही डायरेक्शन आती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये जो मैग्नेट है इसको रिवर्स कर देता हूँ, एंगल ऑफ द मैग्नेट को रिवर्स कर देता हूँ, नॉर्थ ऊपर चला जाता है, साउथ नीचे आ जाता है। अब क्या करना है? रूल में फिंगर्स को पॉइंट करना है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखें फिंगर्स अब नीचे की तरफ पॉइंट होंगी। और करंट की डायरेक्शन कहाँ पे? देखें करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो देखें थंब किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट ही है, ठीक है। अब फोर्स कहाँ पे लगेगी? थंब के साथ 90 डिग्री पे। अब फोर्स इनवर्ड्स लगेगी, अप टू द लेफ्ट लगेगी,
ठीक हो गया। तो इस रूल से आप बता सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल लिखें, लेफ्ट हैंड रूल लिखें, दोनों बातें ठीक होंगी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक लगती है, लेकिन अगर अब अगली सिचुएशन में देखें, अब वो जो वायर है उसको हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल की शक्ल दे दी है, ठीक है जी। अब ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने करंट सप्लाई करना है, यानी इसमें से करंट फ्लो करेगा। और इस कॉइल को रखा कहाँ पे है, देख सकते हैं आप, एक मैग्नेट जो है, दो मैग्नेट जो है उनकी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखती है। अब देखें मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ नॉर्थ लेफ्ट वाला है, साउथ राइट वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से, तो कॉइल में से करंट देख सकते हैं एक तरफ से ऊपर को जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर को जा रहा है, और राइट हैंड साइड से करंट नीचे को आ रहा है। तो एक साइड जहाँ पे करंट ऊपर को जा रहा है, यहाँ वो रूल अप्लाई करें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रूल अप्लाई किया था। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, रूल अप्लाई करें और खुद डिसाइड करें फोर्स किस तरफ लगेगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, करंट भी मौजूद है, अब फोर्स किस तरफ लगेगी। तो फोर्स अगर आपने डाउनवर्ड्स निकाली है तो ठीक निकाली है, इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं, फोर्स इस एंड में लगेगी डाउनवर्ड्स। दूसरे एंड में देखिए क्या हो रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट साइड पे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। वहाँ क्या होगा फोर्स के साथ, वहाँ जाहिर है करंट की डायरेक्शन चेंज है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो चेंज होनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ करंट नीचे से ऊपर को जा रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर को जा रहा है, वहाँ से करंट ऊपर से नीचे को आ रहा है। तो एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड्स लगी है, तो दूसरी साइड पे फोर्स अपवर्ड्स लगनी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब है दो फोर्सेज लगेंगी, एक डाउनवर्ड्स एक अपवर्ड्स, दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेज लगेंगे, तो उसको बोलते हैं कपल। जब ये कपल एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी ये रोटेट करेगी। अब इस टॉर्क की वजह से अगर मैं इसको चलाऊं तो ये रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो रोटेशन है ये एक ही डायरेक्शन में क्यों है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये डीसी रिंग जो है इनका क्या काम है, स्प्लिट रिंग, सॉरी डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स है। इससे अगला टॉपिक है डीसी मोटर, लेकिन यहाँ पे डीसी मोटर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए बताओ। पहली बात, ये वाला टॉपिक कौन सा है, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, या टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये सारी इसके अंदर बुक के अंदर लिखी हुई है, ये आपने देनी है, इस टॉपिक के अंदर ये एक्सप्लेनेशन देनी है। इसके बाद आगे डीसी मोटर का टॉपिक है, तो ये उससे रिलेटेड ही है ना। तो डीसी मोटर में ये जो रिंग है दरमियान से कटा हुआ क्यों है, स्प्लिट क्यों है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी अगेन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ एंड स्क्रीन लगा दूंगा। डीसी मोटर की वर्किंग वहाँ से आपने डिटेल से देखनी है, उस पर भी मैं मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्प्लिट रिंग क्यों यहाँ पे लगे हुए हैं, ये क्या काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बुक की तरफ चलते हैं। अब ये टॉपिक मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि पिछले 2-3 साल से मुसलसल ये वाला टॉपिक आ रहा है। इस दफ़ा भी चांस है इसका या डीसी मोटर के आने का चांस है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग में ये बुक में लिखी हुई एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है उसको साथ इंक्लूड कर लें और ये लिख दें। हाँ, ये जो फोर्स है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, देखें फॉर्मूला देख लें, एफ इक्वल्स टू के टाइम्स बी आई एल साइन थीटा, या एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। बी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आई क्या चीज़ है, करंट है, एल क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और साइन थीटा क्या चीज़ है, एंगल। अब इस पर क्या पता चलता है, फोर्स ज़्यादा लगेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई, मैग्नेट स्ट्रांग लगा देना तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, करंट को ज़्यादा कर दें फोर्स तब भी ज़्यादा हो जाएगी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो फील्ड में से पास हो रहा है वो ज़्यादा कर दें, और एंगल क्या है, जब 90 डिग्री एंगल होगा बिटवीन द मैग्नेट्स एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर या कोयल, तो फोर्स मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब बी आई एल मैक्सिमम होंगे और एंगल कितना होगा 90 डिग्री, जो कि साइन 91 होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से हैं जो फोर्स को अफेक्ट करते हैं, लॉन्ग में आए तो लाजमी लिखना है, एक मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एंगल बिटवीन द टू ऑफ देम, ठीक है जी। अब ये राइट हैंड रूल जो भी मैंने बताया यहाँ पे बुक में भी देखें, इसको डायग्राम एग्जैक्टली वही बनी हुई है। लेफ्ट हैंड रूल भी हो सकता है, राइट हैंड रूल भी हो सकता है। फिर ये अगला टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क कब एक्ट करती है, तो जब फोर्सेस दो हो जाएंगी, कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग फोर साइड्स ए बी सी डी, तो दो जो साइड्स हैं उनके ऊपर टॉर्क लगेगी, उनकी वजह से उनके ऊपर फोर्स लगने की वजह से टॉर्क लगेगी। अच्छा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो नीचे वाली दो और साइड्स हैं इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, क्यों, इसलिए नहीं लगती कि इनकी डायरेक्शन देखें, इनके अंदर जो करंट गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है ऐसे,
करंट भी इनके पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है, तो इसलिए इन दो साइड से फोर्स नहीं लगती। दो जो साइड से लगती है वो भी मैंने सिमुलेशन में आपको दिखा भी दिया कि इन दो साइड से फोर्स लगती है और उनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में। डीसी मोटर अगेन बता चुका हूँ, ये वीडियो अटैच कर दी है मैंने, वो देख लेना, ये वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, शॉर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि आप एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेकर जाएं, कॉइल को स्टेशनरी रखें, याद रखना है दोनों में से किसी एक को स्टेशनरी रख के फिर आपने लेकर जाना है मैग्नेट को कॉइल की तरफ या कॉइल को मैग्नेट की तरफ। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं कॉइल में से, अच्छा ये भी चलें आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन में। अब यहाँ देखें एक मैग्नेट है, उसके सामने एक कॉइल ऑफ वायर है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट देखें कॉइल ऑफ वायर का एक लूप है, क्लोज्ड लूप है, वायर के दोनों एंड्स आपस में मिले हुए होना ज़रूरी है, ये ओपन वायर में ये काम नहीं हो सकता। अब उस क्लोज वायर की तरफ ये मैग्नेट लेके जाएंगे, साउथ इसका जो है फेस कर रहा है। अभी जब मैग्नेट इसकी तरफ लेकर जाएंगे तो देखें क्या होगा, जो मीटर लगा है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, देखें मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब भी, नीचे जाते हुए भी और वापस ऊपर आते हुए भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस मीटर में से करंट फ्लो कर रहा है। करंट कब फ्लो करता है, जब ईएमएफ होती है। ईएमएफ कहाँ से आई, इस मैग्नेट के मूव करने की वजह से इस वायर के अंदर, इस लूप ऑफ वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और बेहतर तरीके से यहाँ देखिए कि जब आप ये मैग्नेट को यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो मैग्नेट की यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फील्ड लाइंस हैं ये अभी पास हो रही हैं इस कॉइल के अंदर से। तो जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास हो रही हैं अभी 2 हैं, लेकिन बहुत सारी पास होती हैं। इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं ना, मैग्नेट को मूव करने से वो फ्लक्स चेंज होता है। देखिए मैग्नेट को मूव करने से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। वो जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो बल्ब में से गुजरता है और बल्ब जो है वो लाइट अप होता है। देखें बल्ब की ब्राइटनेस देखें, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ये ज़्यादा कम इसलिए हो रही है कि ये जो फ्लक्स का चेंज होना है इसका रेट कितना है इस पर डिपेंड करता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर मैग्नेट को एक जगह पे रख के मैं रोटेट करना शुरू कर दूँ तब भी यही काम होगा। देखिए मैग्नेट को यहाँ पर रखा है, अब रोटेशन शुरू करती है तब भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है। अगर मैं मैग्नेट को उसके पास ले जाऊं और मैक्सिमम कर दूं फ्लक्स, देखें फ्लक्स को मैक्सिमम कर दूं लेकिन उसके बाद रोक दूं, ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगी। फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है अगेन, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इसको जो लॉ गवर्न करता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है ईएमएफ इंड्यूस, देखें स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, और स्पीड एट विच द कॉइल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड, और आखिरी चीज़ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो फ्लक्स है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, डेल्टा फाई। ये कितनी तेज़ी से चेंज होता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसके प्रोपोर्शनल है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और फाई को फिर हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। यानी उसको एन ए बी लिखते हैं, एन ए बी ओवर डेल्टा टी भी लिखते हैं बाज़ औक़ात। एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और ए एरिया ऑफ द लूप हो गया वायर का, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी और टी कितने टाइम में वो काम हो रहा है। तेज़ी से अगर चेंज करेंगे फ्लक्स को तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फैराडेज लॉ है। अब फैराडेज लॉ की भी अगेन वीडियो बना चुका हूँ, सॉरी फैराडेज का लेंजेज लॉ है, उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ। डिटेल में समझना है तो ये वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लेंजेज लॉ की, वो ज़रूर देखनी है अगर आपने समझना है तो। इंपॉर्टेंट वैसे ये ऊपर जो बताए हैं ये पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर में से। उसके बाद है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनटेक करती है मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी मोटर इनटेक करती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट देती थी मैकेनिकल एनर्जी, ये उसका ऑपोजिट होती है। अब इसकी भी अगेन वर्किंग दोबारा से पूरी नहीं बताता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो जो है वो इसकी देख लेना, मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का दे दूंगा, ठीक है।
इसके बाद आगे है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कब होती है? जब दो कॉइल्स हों, आमने सामने पड़ी हों, एक कॉइल में से करंट फ्लो करे, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये दो कॉइल्स आमने सामने पड़ी हैं, पहले वाली कॉइल के साथ देखें बैटरी लगी हुई है, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो इसमें से गुजरेंगी, फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इस दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बनता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कॉइल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर वाला जनरेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या होता है? ट्रांसफार्मर हम जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उसमें स्टेप अप वाला क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, पर्पज़ क्या है ट्रांसफार्मर का, क्यों इस्तेमाल किया हमने ट्रांसफार्मर, ये पर्पज़ है इसका। ये हमने जो बिजली बनाई है पावर स्टेशन के अंदर वो आपने भेजनी है, घरों में फैक्ट्रीज़ वगैरह में भेजनी है। आप चाहते हैं इन तारों में रास्ते में पावर लॉस ना हो। पावर लॉस का फार्मूला क्या होता है? पावर लॉस का फार्मूला होता है I² × R। आई जितना ज़्यादा होगा पावर उतनी ज़्यादा लॉस होगी, आर जितना ज़्यादा होगा पावर उतनी ज़्यादा लॉस होगी। या आर को कम कर दें या आई को कम कर दें। आर को कम करना चाहते हैं तो आर इक्वल्स टू होता है ρL/एरिया। लेंथ को कम करना पड़ेगा, तारों की लेंथ कम करेंगे तो घरों तक कैसे बिजली पहुंचेगी। एरिया को कम करेंगे तो एरिया को ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एरिया को ज़्यादा करने का मतलब मोटी तारें इस्तेमाल करें, मोटी वायर इस्तेमाल करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो आर को चेंज नहीं करते हम, किसको कम करने की कोशिश करते हैं? करंट को। अब करंट को कैसे कम करते हैं? हम लगा देते हैं ट्रांसफार्मर याद रखें क्या करता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, वो वोल्टेज को तो ज़्यादा कर देता है लेकिन करंट को कम कर देता है। अब जो इसको हमने 13 kV दिया, इसने उसको स्टेप अप करके 500 kV में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसी रेशो से करंट को कम कर दिया। तो वो कम करंट इन तारों में से गुजरेगा, तो कम करंट गुजरेगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का यूज़ है। और फिर आगे जाकर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वापस वही वोल्टेज जो हम चाहते थे हमें मिल जाएगी, वो या 66 जितने भी चाहते थे वो मिल जाएगी। तो करंट को कम करना मकसद इसलिए है कि पावर लॉसेस कम हो जाए। और कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर में ये हो गए जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई थिंक ये वीडियो हो गई है 37 मिनट्स की। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने इससे पहले डीसी मोटर की वीडियो नहीं देखी हुई, ऑब्जेक्टिव्स की नहीं देखी हुई, तो सामने स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं, इन पे क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप ये AC जनरेटर DC मोटर वाले टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं डिटेल से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।